हेलो एंड वेलकम टू किरणस कॉमर्स जोन। दोस्तों, अपना लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स थी उनके मीनिंग बताए थे। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगला जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, उसमें जितने भी हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड MCQs लेके आऊँगा, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयार रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड बेसिक टर्म से रिलेटेड MCQs पूछूंगा। वो सारे बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसको सॉल्व करना, मैं भी बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, पढ़िए जो मैंने इससे पहले आपके दो वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में नेक्स्ट पार्ट है परचेज़ का। दोस्तों, हम परचेज़ किसे कहते हैं? जनरली अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने एक अपने लिए मोबाइल परचेज़ किया या मैंने अपने लिए एक शर्ट परचेज़ की, उसको भी तो परचेज़ ही बोलते हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हमने कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो वो देखनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ का क्या मतलब है? दोस्तों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ का मतलब है वो चीज़ जिसका आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपने वो ख़रीदी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल ही एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में, कहा था कि मान लो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो उसमें क्या होगा, LEDs होंगी, उसमें AC होगा, उसमें रेफ्रिजरेटर होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें जब मैं किसी मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से खरीदूंगा, अब मैंने क्यों खरीदी हैं? क्योंकि मैंने कस्टमर को बेचनी है। तो जब ये चीज़ें मैं किसी मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से खरीदूंगा तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज। तो इन शॉर्ट, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं या जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, अगर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। सो परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर टू बी रीसोल्ड। परचेज का मतलब क्या? गुड्स खरीदनी। गुड्स का मतलब हो गया वही चीज़ जो हम खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हमने जो भी चीज़ें रखी हुई है, रेफ्रिजरेटर, AC, LEDs वगैरह, ये सब हमारी किस में आएंगी? गुड्स में। तो परचेज ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल, अगर अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट है वो ला के आगे बेच रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं हम, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो जब हम कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद बेचेंगे, तो वो भी हमारी परचेज में आएगा। यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारी किस में आएगा? परचेज में, क्योंकि उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट आगे फिर कस्टमर को बेच रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, गुड्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम ये खरीदते हैं कस्टमर को बेचने के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज परचेज रिटर्न। अब दोस्तों, परचेज रिटर्न क्या है? मैंने गुड्स खरीदी, तो एक बड़ी जनरल सी कॉमन सी बात है कि कई बार हम खरीदते हैं कोई चीज़ और बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि वो चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है या जो हमने चीज़ मांगी वैसी नहीं आई, तो हम क्या करते हैं? वो वापस भी कर देते हैं। ये तो बिज़नेस में आम चीज़ है कि ख़रीदा और ये माल ठीक नहीं है, चलो भाई वापस कर दो। अब जो चीज़ आप खरीदने के बाद वापस कर देते हो सेलर को, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न मतलब गुड्स विच आर रिटर्न टू सेलर फॉर एनी रीज़न। वो गुड्स जो हम रिटर्न कर देते हैं सेलर को, जिससे हमने खरीदी हैं, उसको वापस कर देते हैं किसी भी रीज़न के कारण, उसको हम बोलेंगे फिर परचेज रिटर्न, कि जो हमने वापस किया उसको बोलेंगे रिटर्न। नेक्स्ट इज सेल्स। अब सेल अगेन, जैसे मैंने कहा कि परचेज तो वो भी है जो मैंने अपने लिए कोई मोबाइल ख़रीदा, इसी तरह सेल तो वो भी है। सपोज करो मैंने अपनी एक बाइक बेची या मैंने अपना एक स्कूटी बेची या कुछ भी पुराना माल था मैंने बेच दिया, उसको भी जनरली हम सेल बोलते हैं। तो अगेन, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जब हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें सेल हम उस चीज़ को बोलेंगे जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने क्या बताया था कि मेरा किस चीज़ का शोरूम है? इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ। तो मैंने जितने भी LED या रेफ्रिजरेटर खरीदे वो मेरी परचेज में आ गए, और वही चीज़ें जब मैं अपने कस्टमर को बेचूंगा तो वो मेरी क्या होगी? सेल। तो इन शॉर्ट, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो चीज़ जब हम अपने कस्टमर को बेचेंगे वो सेल। खरीदी चीज़ वो तो परचेज, और वही चीज़ कस्टमर को बेची तो सेल। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या है? जिस तरह से हम कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर वापस भी कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, इसी तरह जब हम किसी को कोई चीज़ बेचेंगे वो हमारी क्या हो गई? सेल। और मान लो किसी कस्टमर ने
हमारी हमसे जो खरीदी हुई चीज़ हमें फिर वापस कर दी, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जो भी रीज़न रहा हो हमें वापस आ गई, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या है? गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम बेच चुके हैं, व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर, जब कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। आई होप ये आपको सारा समझ आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज डेटर। डेटर किसे कहते हैं दोस्तों? डेटर वो होता है जिससे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना है? हमने कभी उसको पैसा दिया होगा या हमने उसको कोई चीज़ उधार में बेची होगी। मेरा बिजनेस है, सपोज मैंने राम से पैसा लेना है, मैंने राम को कोई चीज़ उधार में दी। अब जब उधार में दी तो उसका पैसा उसने मुझे कभी ना कभी तो देना है। तो जब तक वो मेरा पैसा दे नहीं देता तो राम मेरे लिए क्या है? एक डेटर है, यानी वो जिससे मैंने पैसा लेना है। सो द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। कहता वो इंसान, वो पर्सन जिससे हमारा अमाउंट ड्यू है, यानी जिससे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने उसको गुड्स बेची है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। यानी इन शॉर्ट, जिस बंदे से हमने पैसा लेना है उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिटर। जैसे हम किसी को उधार पे चीज़ बेचेंगे तो वो हमारा डेटर बन जाता है कि हमने उससे पैसा लेना है। इसी तरह कई बार हम उधार में चीज़ खरीदते भी हैं, ये तो एक बिज़नेस की कॉमन ट्रांजैक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ है उधार में खरीदते हैं या किसी से उधार ले लेते हैं पैसा, तो वो पैसा हमें वापस करना है हमें। तो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर कौन हो गया? वो इंसान जिसको हमने पैसा देना है। सपोज करो मैंने राम से मैंने राम से कुछ पैसा लिया हुआ है या मैंने राम से कोई चीज़ उधार खरीदी हुई है। अब मैंने राम को पैसा देना है, तो मेरे लिए क्रेडिटर कौन है? राम। राम इज़ अ क्रेडिटर। अगर राम ने मेरा पैसा देना था तो राम मेरा क्या था? डेटर, कि उसने मेरा पैसा देना था। अब मैंने राम को पैसा देना है, राम से मैंने पैसा लिया हुआ है या कोई चीज़ उधार में खरीदी हुई है, तो राम मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर। द पर्सन टू हुम अमाउंट इज ओड, यानी वो पर्सन जिससे हमने पैसा लिया हुआ है, कंपनी बाय द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस रेंडर, यानी वो इंसान जिससे हमने पैसा लिया हुआ है या उधार लिया हुआ है। क्यों किया है? कि हमने उससे गुड्स खरीदी हैं या उससे कोई सर्विस ली है और अभी तक हमने पैसा नहीं दिया। तो जब तक हम उसका पैसा नहीं दे देते, हमारे लिए वो क्या है? वो क्रेडिटर है। ये एक तरह की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वो पैसा जो हमें फ्यूचर में पे करना है, यानी हमारा कर्ज। चलिए दोस्तों, वाउचर। दोस्तों हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो ऐसा ही नहीं है कि हवा में रिकॉर्ड होती हैं। हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस चाहिए होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो जो सेलर है या शॉपकीपर है वो आपको एक बिल भी देता है। चाहे आप बेचने जाओ, अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको बिल मिलेगा, अगर आप बेचोगे तो आपको बिल देना पड़ेगा। वो बिल एक एविडेंस होता है कि दो लोगों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तो वोचर उसी बिल को कहते हैं। तो सो वोचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वोचर क्या है? एक एविडेंस। वोचर किसे, मैंने क्या कहा कि किस चीज़ को बोलेंगे? जो बिल वगैरह होता है। तो वोचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई उसका जो वोचर है वो एक एविडेंस मतलब प्रूफ होता है। एग्जाम्पल जैसे इनवाइस या बिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज डिस्काउंट। ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है दोस्तों। हम कोई चीज़ बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं या बेचते हैं तो हम या किसी से डिस्काउंट मांगते हैं या कोई हमसे डिस्काउंट मांगता है। तो इन शॉर्ट डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सपोज़ करो कोई चीज़ ख़रीदने गया तो दुकानदार ने मुझे कहा कि 100 रुपये की चीज़ मैं आपको 90 रुपीज़ में दे रहा हूँ, तो वो भी डिस्काउंट है। या मैं जब किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, कोई पैसा लिया हुआ है या कोई चीज़ खरीदी थी, अब उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर कुछ वो पर्सन मेरे लिए कुछ पैसा छोड़ देता है, मान लो किसी को 1000 रुपया देना था, उसने कहा 950 दे दो, तो उसने 50 मुझे छोड़े, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। तो इट इज़ ए रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर बाय एंटरप्राइज। कहते हैं ये रिडक्शन है किसमें? प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स का प्राइस है उसमें जो रिडक्शन है, कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदने गए, आपको 10,000 की चीज़ मान लो 9,000 में मिली,
तो वो जो उसका प्राइस है, गुड्स का प्राइस 10,000, उसमें जो रिडक्शन हुई है 1,000 की, उसको भी डिस्काउंट बोलेंगे। या फिर द अमाउंट टू बी पे टू कस्टमर बाय द एंटरप्राइज, जब हम किसी को अमाउंट पे करते हैं, मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, सपोज 1 महीना पहले मैंने कोई चीज़ खरीदी, 1 महीने के बाद मैं पेमेंट करने गया तो जो सेलर है या जिसने मुझे उधार दिया था उसने मुझे कुछ पैसा छोड़ा, वो भी डिस्काउंट है। तो दोस्तों 2 तरह का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट, चाहे आप कोई चीज़ खरीदते वक्त छूट लेते हो या बेचते वक्त, वो हमारे लिए डिस्काउंट है। तो आपके लिए गेन भी हो सकता है डिस्काउंट, लॉस भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मान लो 100 रुपये की चीज़ मैं उसको 90 रुपीज़ में दे रहा हूँ, तो मेरे लिए वो डिस्काउंट 10 रुपये लॉस ही है, क्योंकि मुझे 100 रुपये आना था, लेकिन क्योंकि मैंने छूट दी 10 रुपये की तो मेरे पास 90 रुपीज़ ही आए, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। या मैंने किसी को पेमेंट करनी थी तो उसने मुझसे कम पैसे लिए, मान लो मैंने 1000 देना था, उसने मुझसे 900 लिया, तब भी मुझे 100 रुपये जो बचा वो मेरे लेकिन क्या है, गेन। तो डिस्काउंट डिपेंड करता है आपका गेन है या लॉस है, ये डिपेंड करता है आप डिस्काउंट दे रहे हो या ले रहे हो। जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए लॉस है, और जो डिस्काउंट ले रहा है उसके लिए वो डिस्काउंट गेन है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई। 1-2 चीज़ें और जो करवानी थी मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। 2 तरह का एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्स्ट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल एक्सपेंस, बी रेवेन्यू एक्सपेंस। दोस्तों एक्सपेंस तो आपको पता ही है, खर्चा, किसी भी बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आता है। अब डिफरेंस क्या है कैपिटल रेवेन्यू में? देखो दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन रेकरिंग नेचर का। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब हो गया जो कभी कभार होने वाला। एक होता है रेकरिंग नेचर, एक होता है रेकरिंग नेचर, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन रेकरिंग। दोनों में क्या फ़र्क है? रेकरिंग हो गया ऐसा खर्चा जो तकरीबन हर रोज़ या हर मंथ आप करते हो। हम जब कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं, बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसमें डेली या मंथली खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ, तो जितने भी प्रिंटिंग का मेरा खर्चा है, तो जितने भी मेरे मंथली या डेली के खर्चे हैं उनको हम रूटीन जो हम एक्सपेंस बोलते हैं उनको हम बोलते हैं रेकरिंग, और जो वंस इन ए वाइल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। फॉर एग्जांपल कोई मैंने बिल्डिंग खरीदी, चाहे बिज़नेस के लिए खरीदी, या मैंने कोई मशीनरी खरीदी, चाहे बिज़नेस के लिए खरीदी, तो ऐसे एक्सपेंस, अब ये बिल्डिंग खरीदना या फिर मशीनरी खरीदना, ये वो खर्चे नहीं हैं जो हम हर महीने करते हैं या हर रोज़ करते हैं। ये वंस इन ए वाइल होता है, 5 साल 10 साल में एक बार। तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग, कभी कभार होने वाले। तो हमारे कैपिटल एक्सपेंस वो होते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी जो कभी कभार होते हैं, यानी जिन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं है कि 10 20 30 हज़ार में आएगी, तो ये होते बिजनेस के ही हैं, लेकिन ये ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी या मैंने कोई मशीन खरीदी, अब इसका बेनिफिट मुझे आज के आज नहीं मिलेगा, आने वाले समय में। अगर सपोज करो मैं एक मशीनरी मैंने खरीद ली, अब इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा, आने वाले समय में, कि उस मशीन से मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा जो आगे कस्टमर को बेचना है, तो वो प्रोडक्ट आने वाले समय में मुझे बनाना है और बेचना है। तो एक मशीन ऐसा तो नहीं है कि आज खरीदी और मशीन की 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद लाइफ ख़त्म। मशीन की 5 साल 10 साल 20 साल लाइफ होती है। इसका मतलब अगर किसी मशीन की लाइफ 10 साल है तो मुझे 10 साल तक उस मशीन से बेनिफिट आता रहेगा, उस मशीन से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और आगे कस्टमर को बेचूंगा। तो ये फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर यूज़ के लिए, जिससे कि हमारे किसी भी बिज़नेस के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं या जिनका जो बेनिफिट है हमें फ्यूचर में मिलता है, ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हैं? जो हमारा बिज़नेस का साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब अकाउंटिंग पीरियड कह लो आप,
साल का होता है नॉर्मली जनवरी से दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई भी जो हम अकाउंट बनाते हैं 1 साल का बनाते हैं, तो आप साल कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। जनवरी से दिसंबर तक का भी बना सकते हो या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 साल के जो पीरियड में हमारे जो एक्सपेंस होते हैं किसी बिज़नेस को ऑपरेट करने में, किसी बिज़नेस को चलाने में, डेली का या मंथली जो खर्चा है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। और इसकी नेचर क्या है कि ये रेकरिंग होता है। इट मीन्स कि हर महीने या हर दिन का ये खर्चा है, तो इसको रेकरिंग बोलेंगे किसी बिज़नेस को ऑपरेट करने में या फिर चलाने में। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो खर्चा आएगा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, मैं डिस्काउंट के बारे में बता रहा था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। डिस्काउंट, 2 तरह का डिस्काउंट है दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? तो आपको पता चल गया कि गेन या लॉस दोनों हो सकते हैं। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो लॉस है, और अगर कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो मेरे लिए वो गेन है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है दोस्तों? ट्रेड डिस्काउंट जो नॉर्मली है ये हमें तब मिलता है जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, एग्जांपल दे रहा था कि टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। अब मैं जो टीवी या रेफ्रिजरेटर कहीं ना कहीं से ख़रीदूँगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, सपोज़ करो मैं मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहा हूँ जो उसको बना रहा है। अब होता ये है कि जब आप कोई चीज़ बल्क में परचेज़ करते हो, बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आप परचेज़ करते हो, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको डिस्काउंट देता है। वो इसलिए डिस्काउंट देता है कि उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है कि अगर सपोज़ करो उसने डिस्काउंट दिया, अगर मान लो एक एसी, मान लो अगर वो 20,000 में देता है नॉर्मली, अगर एक एसी, अगर मैं उससे कहूँ भाई मुझे 10 एसी चाहिए, तो वो क्या करेगा, थोड़ा अपना प्राइस कम कर देगा ताकि मैं उसको ख़रीद सकूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सकूँ। तो मान लो अगर 20,000 का एसी है, वो मुझे फिर अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहा हूँ तो मुझे 18,000 में दे रहा है। तो फ़ायदा तो हम दोनों को ही है। सेलर को क्यों फ़ायदा है कि उसकी सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई, कि पहले एक एसी बिकना था, अब मान लो 20 बिक रहे हैं, उसको ये फ़ायदा मिल गया। और मुझे क्या फ़ायदा मिला भाई, मुझे जो एसी 20,000 में मिलना था वो मुझे 18,000 में मिला, तो एक एसी पे मुझे 2,000 फ़ायदा हुआ। तो दोनों को ही फ़ायदा है। तो कोई भी चीज़ जब हम बिज़नेस कोई भी चीज़ किसी से ख़रीदता है और उस वक्त डिस्काउंट जो बेचने वाला यानी सेलर जो है आपको डिस्काउंट ऑफ़र करता है कि भाई आप ज़्यादा खरीदोगे तो मैं आपको थोड़ी छूट दे दूंगा या अपना प्राइस कम कर दूंगा, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा दोस्तों है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं दोस्तों? ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये तो प्रोडक्ट पे मिला, चाहे आप कैश में ख़रीदो या क्रेडिट में, जैसे मर्ज़ी ख़रीदो, बल्क में ख़रीदा आपको मिल गया। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो मैंने XYZ से कोई सामान ख़रीदा, कोई मैंने चीज़ ख़रीदी, परचेज़ की कोई गुड्स, और मैंने उसको ये बोला कि मैं आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दूँगा। मान लो मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है, तो इसमें होता क्या है, जो जिसने पेमेंट रिसीव करनी है यानी सेलर जिससे मैंने सामान ख़रीदा है, गुड्स ख़रीदी हैं, कई बार वो आपको ऑप्शन देता है भाई अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको कुछ पैसा छोड़ दूंगा, एज ए डिस्काउंट आपको छूट दे दूंगा। लेकिन उसने क्या कंडीशन रखी? कंडीशन उसने ये रखी कि भाई मुझे जो पेमेंट है उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही करनी है, तब मुझे जाके वो छूट देगा। तो उस वक्त अब मान लो मुझे उसको 10,000 रुपया देना था, 1 महीने का टाइम था, मान लो मैंने 20 दिन के बाद उसको पैसे दे दिए और उसने 10,000 में से मुझे 500 रुपये छूट दे दी, तब मुझे वो जो डिस्काउंट मिला वो क्या है, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। या फिर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, किसी ने मुझसे कोई चीज़ खरीदी थी, उसने मुझसे कहा था कि 1 महीने के अंदर पेमेंट करेगा, और मैंने उससे कहा भाई टाइम के अंदर पेमेंट करोगे तो कुछ छूट दे दूंगा, और उसने टाइम के अंदर पेमेंट की और मुझे उसको कुछ छूट देनी पड़ी, तो वो भी मेरा क्या है, कैश डिस्काउंट। तो दोस्तों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। जो पेमेंट कर रहा है उसको कभी ना कभी तो पेमेंट करनी थी, थोड़ी जल्दी करके उसको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल गया, और जो रिसीव कर रहा है पेमेंट उसको बेनिफिट इसलिए मिल गया कि उसके पास कैश आ चुका है जिसको वो अपने बिजनेस के लिए फिर से यूज़ कर सकता है। तो दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आई होप कि डिस्काउंट, ट्रेड और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस
आपको पता चल गया। चलिए दोस्तों, इसके साथ मुझे लगता है कि अब जो MCQs हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बाकी जितने भी कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं दोस्तों, छोटी मोटी टर्म्स हैं, बट वो मैं आपको जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वो आपको साथ आती जाएंगी और मैं उनके मतलब आपको सिखाता जाऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। बाकी आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसी चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और किसी को अगर मुझे फॉलो भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का, आप मुझे उसमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।